मध्य पाषाण काल के जीवन यापन के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद, जिसमें उनकी कलाकृतियाँ भी हैं, उनके द्वारा उकेरी गई गुफाओं में चित्र भी हैं, उनके मृतक संस्कार की जानकारियाँ भी हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं नव पाषाण काल, यानी पाषाण काल में सबसे बाद का काल, पाषाण काल का वह काल जो हमसे आज के काल से सबसे निकट है। नव पाषाण काल में ये वो अवस्था है जब खाद्य उत्पादन शुरू हो गया था। आदमी भोजन का, मानव भोजन का उत्पादन शुरू कर दिया था। यह नव पाषाण काल की ही घटना कहलाई जा सकती है। नव पाषाण काल भारत में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व से उसका प्रारंभ माना जाता है। यानी खेती किसानी, कृषि का जो कार्य अपने प्रारंभिक रूप में आज से भारत में संभवतः 5000 साल पहले हुआ था। दक्षिण भारत में तो ऐसा माना जाता है कि शायद 2500 वर्ष, 2500 साल पूर्व ही हुआ है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं। और कुछ दक्षिण और पूर्व भागों में तो हमें ऐसा लगता है कि मात्र 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराना नव पाषाण काल नहीं होगा। तो इस प्रकार भारत में ही इसके अलग अलग काल के साक्ष्य हैं और भारत में नव पाषाण काल का जो दौर है वह संभवतः अलग अलग समय में आया। जैसा मैंने बताया, ये खाद्य उत्पादन का काल है। ये वो अवस्था है जब मनुष्य ने, मानव ने भोजन का उगाना प्रारंभ कर दिया था। मानव की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी एक शिकारी के। एक सबसे पहले तो जो चीज़ दिखती थी उसको खा लेता था। उसके बाद औजार के साथ उसने शिकार शुरू किया, शिकारी बना। शिकारी बनने के बाद ऐसे कई लाख वर्षों में उसको समझ में आया कि कुछ जगह पौधे फिर से पुनर्जन्म लेते, वहाँ फिर से पौधे उगते हैं, तो उसने उसको लेना शुरू किया। और संभवतः वहीं उसने धीरे धीरे कुछ समय के लिए रुकना भी शुरू किया होगा। लेकिन जब वास्तव में खाद्य उत्पादन की अवस्था आई तो इस काल ने उसके पूरे जीवन शैली को बदल दिया, उसके पूरे जीने के ढंग को बदल दिया। जीने के ढंग में परिवर्तन इस काल की विशेषता है। पहला शिकार, फिर जंगली पशुओं का पालन। इस काल में उसने अपने ढंग में जो परिवर्तन किया, उस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, वह था पालतू जानवरों का पालन। और वो पालतू जानवरों के, पशुओं को पालना, पौधों की खेती शुरू करना। पशुओं के पालन में कुत्ता, बकरी, भेड़, इसके हमें उदाहरण मिलते हैं जो उसने पशुपालन शुरू किया। और जहाँ तक खेती की बात है, उत्पादन की बात है, खाद्य उत्पादन की बात है, तो शायद जौ और गेहूँ सर्वप्रथम अनाज थे जिसे उसकी जानकारी थी। जौ और गेहूँ ऐसे सबसे प्रारंभिक अनाज उसके माने जा सकते हैं। क्योंकि इसने उत्पादन शुरू कर दिया था और समझने लगा था कि एक फसल लगाई जाती है और कुछ समय बाद उससे फसल मिलती है। इस बात ने उसके लिए यह आवश्यक कर दिया कि वह अब एक जगह रहना शुरू करे। और यह परिवर्तन उसकी जीवन शैली के ढंग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। अब आदमी नव पाषाण युग में एक स्थायी मानव के रूप में एक जगह रहने लगा। तो समझने वाली बात यह है कि खेती में जब उसने देखा कि उपज पुनः वहाँ होती है, तो इस बात ने उसके लिए जरूरी कर दिया कि वह उस जगह पर लंबा रहे, ताकि लगाई गई फसल को कि उपज का उसको फायदा मिले। तो इस प्रकार रहने की आवश्यकता ने उसे विवश किया कि वो वहाँ रहे, एक ही जगह पे रहे। और उसके इस सतत रूप से रहने के साथ साथ वहाँ पे धीरे धीरे गांव आया। गांव के साथ ही एक किसान वर्ग आया। निश्चित क्षेत्र में बसने के बाद ही उसके एक किसान वर्ग का, किसान समुदाय का उदय हुआ। और उसके साथ ही जमीन तैयार करने की कला,
उसमें निंदाई गुड़ाई करने की जरूरत और आदि आदि ये सब प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में उस काल की यदि विशेषता की बात करें तो सर्वप्रथम तो स्पष्ट है कि जैसा मैंने बताया कि औजारों के आधार पे हम इन कालों को बांटा गया है, औजारों की क्वालिटी, औजारों की गुणवत्ता, उसकी मजबूती के आधार पे। लेकिन साथ ही बर्तनों के कारण भी यह काल अलग है, अन्य कालों से अलग है। नवपाषाण काल या नवीन पाषाण काल इस मामले में अलग है कि नवपाषाण के औजार और ज्यादा उत्तम थे, और ज्यादा सुंदर थे, और ज्यादा श्रेष्ठ थे। मध्य पाषाण में भी सुंदरता मिलती है, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन नवपाषाण काल में तो वे अत्याधुनिक माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। इनकी पॉलिश भी होने लगी थी, इन औजारों की पॉलिश भी होने लगी, और पॉलिश लगे पत्थर का औजारों के उपयोग शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण औजार जो इस काल का है वह है कुल्हाड़ी, और वो भी चिकनी कुल्हाड़ी। चिकनी कुल्हाड़ी से फायदा क्या है कि जहां पर उस कुल्हाड़ी को मारा वह काफी गहराई तक काट देता था। तो ये चिकनी कुल्हाड़ी होने की समझ, हंसिया, रस्सी वाला डोरी वाला धनुष, नुकीले पत्थर के तीर इस काल के नए औजार कहे जा सकते हैं। अब मनुष्य अपनी कुल्हाड़ियां, छुरे और हथौड़ों से लकड़ी और हड्डी के हत्थे बनाने लगा था। वैसे मध्यकाल में भी लकड़ी के हत्थे बनाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन अब उसकी गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार होने लगा और लकड़ी के हत्थे, लकड़ी के छुरे और लकड़ी के हथौड़े के बनने लगे, उनके हत्थे बनने लगे। यह एक बहुत बढ़िया गुण परिवर्तन इस काल में देखा गया। पुराने बर्तन जो होते थे, टोकरियों में मिट्टी का लेप लगाया जाने लगा, और अब तो टोकरियों के बिना भी बर्तन बनाए जाने लगे थे। दूसरी विशेषता इस काल की कि कृषि का आविष्कार हुआ, यानी खेती कैसे करना यह सीखा। आपको याद होगा मध्य पाषाण काल का मानव काटने लगा था, जो चीज उगती थी अपने आप बो गई और उग गई, उसको वह काटना सीखा। लेकिन आधुनिक पाषाण काल का व्यक्ति अब खेती करने लगा, और ये आधुनिक पाषाण काल हमारे आज के काल के 4-5 हजार साल के अंदर के काल को कहते हैं। तो यानी इस दौरान आदमी ने कृषि की कला सीखी। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसे हम कह सकते हैं। कहीं आदमी ने देखा होगा कि उसने अनाज का दाना फेंका, और चूंकि एक जगह रहने लगा था, देखा जहां उसने चावल के या गेहूं के या ज्वार मक्का के दाने फेंके थे, वहां पर फिर से नए पौधे उगाए हैं। और उस कुछ दिन वो रह गए पौधे, तो उसमें से फिर मक्का, चावल, दाल आने लगा। तब आदमी समझा, पर ये समझने में भी उसे कुछ हजार वर्ष लगे हैं। ये बात आप मन में बैठा लें। ये अनाज के दाने खलिहाल के, और ये बढ़ते गए मिट्टी में, बढ़ते गए, और साथ में अंकुर निकल आया, बाद में अनाज का दाना उगा और पौधे उगे, और इन सब को वो कई 100 वर्षों तक देखता रहा, अवलोकन करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा होगा। और ये उसके अवलोकन का ही परिणाम था कि उसने फिर निष्कर्ष निकाला कि भाई हम खुद ही लोग चीजों को, वस्तुओं को फेंक कर उसको हम पुनः पैदा कर सकते हैं, और यही कृषि कहलाई। इस प्रकार इस पाषाण युग का मानव एक पहला वैज्ञानिक मानव बना। हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के माध्यम से निष्कर्ष निकालना और उसे लागू करना, यह विज्ञान का एक नियम है। इस वैज्ञानिक नियम का पालन करते हुए मानव को पहली बार इस पाषाण काल में देखा गया। तो हम कह सकते हैं कि
उत्तर पाषाण काल का व्यक्ति एक तरीके से पहला वैज्ञानिक साबित हुआ और एक तरीके से उसने भोजन बनाने का, भोजन तैयार करने का, अन्न प्राप्त करने का एक बहुत ही विश्वसनीय तरीका ढूंढ निकाला, कृषि, खेती के माध्यम से। आरंभिक दिनों में हर वर्ष उसी खेत को तब तक बोता था जब तक कि उसकी उर्वरकता समाप्त नहीं हो जाती थी, क्योंकि वो उर्वरकता से वाकिफ नहीं था। वो नहीं जानता था कि जमीन में भी कुछ पौष्टिक तत्व देने पड़ते हैं उसको उपजाऊ बनाने के लिए। उसने तो बस यही देखा था कि इस जमीन से बार बार अन्न उत्पन्न हो रहा है, तो जब तक वहां पे अन्न उत्पन्न हो रहा था वह वहां रहता था, और जब अन्न का उत्पन्न होना समाप्त हो जाता था, यानी जमीन गैर उपजाऊ हो जाती थी, तब वह स्थान परिवर्तन कर लेता था। तब खाद देकर जमीन में उर्वरा देना या उसमें कुछ उत्पादकता उसकी बढ़ाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ डालना, ये उसकी समझ में नहीं था। यानी वह प्राकृतिक तरीके से खेती करता था। उसे इस बात का ये ज्ञान नहीं था कि जमीन की उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए अधिक स्थायी बस्तियां नहीं बना पाया, और जहां प्रकृति प्रतिवर्ष बाद उपजाऊ मिट्टी या देती थी, वहां वह थोड़ा लंबा रहने लगा। इस बात के कई प्रमाण हैं कि सबसे पहले कृषि कार्य थाईलैंड में हुआ। याद रखेंगे, इस बात के अनेक उदाहरण प्रमाण मिल चुके हैं। यह साबित हो चुका है कि जो खेती है, खेती की कला सर्वप्रथम थाईलैंड में विकसित हुई, जो एशिया का एक कम विकसित देश माना जाता है। ऐसे ही अरब और ईरान के मरुस्थलों की सीमाओं में भी खेती प्रारंभ हुई, जहां पानी की कमी उस काल में नहीं थी। और ये वो क्षेत्र थे उस समय जो शायद बहुत ज़्यादा उपजाऊ थे। शायद इसका बहुत ज़्यादा दोहन हो गया। इसी दोहन का ही परिणाम है कि आज ये जगहें जो हैं वह मरुभूमि में बदल गई हैं, चाहे वो अरब देश हो, चाहे ईरान के मरुस्थल हों। धनवाकार उपजाऊ प्रदेश भेड़ों, बकरियों और सूअरों का मूल स्थान है। इन्हें धनवाकार उपजाऊ प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पे भेड़, बकरियां, सूअर, इनका मूल स्थान इसी को मानते हैं। साथ ही गेहूं, जौ और जंगली घास, उसके समान ये लोग गेहूं और जौ को उगाते थे, जंगली घास की तरह। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रगति इस काल में देखी गई वह कृषि थी, और कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण थाईलैंड में मिलता है। और शायद अत्यधिक दोहन के कारण अरब और ईरान, जहाँ पर भी कृषि के सर्वप्रथम उदाहरण मिलते हैं, वे मरुभूमि में बदल गए हैं। इस काल की जो प्रमुख फसलें थीं वो थी गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, कपास आदि आदि। इसी काल में ऐसा माना जाता है कि हल का भी विकास हुआ, यानी उत्तर पाषाण काल में, नव पाषाण काल में हल का आविष्कार भी हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। हमने पूर्व में ही जाना है कि मानव ने कुदाली, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि औजार बनाए थे। अब उसको उसने हल का रूप दे दिया, और हल का रूप देकर उसने थोड़ी गहरी खुदाई करनी शुरू की। गहरी खुदाई का परिणाम ये कि खेती प्रारंभ हुई, और उसका परिणाम ये कि उर्वरा शक्ति खेती की थोड़ी बढ़ गई। लेकिन खेती प्रारंभ हो गई, लेकिन उर्वरा का उपयोग इस काल के मानव को नहीं था। इसीलिए इस काल की कृषि को कुदाल कृषि कहा जाता है, क्योंकि कुदाल, हंसिया जैसे औजार टहनीदार डंडे के साथ और पतली नोक वाली सींग या हड्डी से बनाई जाने लगी। यानी एक लकड़ी की टहनी और उसमें पतली हड्डी हो या पतला सींग हो, उसको लगा दिया जाता था और कुदाल का उपयोग होता था। तो ये नवपाषाण काल है।
नवपाषाण काल कृषि का काल कहलाता है, कृषि के आविष्कार का काल है, और साथ ही इसे कुदाल काल भी कह सकते हैं। इस काल की तीसरी विशेषता, बिंदुवार यदि बात करें, जैसे कि हमने मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल की बात की, तो पशुपालन पे आए तो ये वह काल है जब मानव ने न केवल कृषि कला सीखी, बल्कि उसने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। अब पशु का शिकार ही नहीं करता था, बल्कि पशुओं को पालने लगा और उसके पालने की अहमियत को समझने लगा। उसका पहला पालतू पशु कुत्ता था। वह न केवल वफादार उसने उसे पाया, बल्कि शिकार के समय देखा कि कुत्ता जो है वह सहायता भी करता है। जब पाषाण युग का आदमी शिकार के लिए जाता था समूह में, तो कुत्ते उसके साथ यदि रहते थे तो कुत्ते शिकार में मदद करते हुए पाए गए, और इस प्रकार आदि मानव का या नवपाषाण युग के मानव का कुत्तों के साथ जो संबंध है वह मधुर हुआ, वह बेहतर हुआ। एक तरीके से वो पालतू जानवर बन गया। इसके बाद धीरे धीरे बकरी, सूअर और अन्य जानवरों को भी वह बाड़े में बंद करने लगा, पालने लगा, चाहे वो मांस के लिए हो, चाहे वो दूध के लिए हो, और चाहे किसी अन्य कार्यों के लिए, शिकार के लिए हो। अब बाद में तो इसी काल में इसने भैंसों और गायों को भी पालतू बना लिया। ये क्यों बनाया होगा? क्योंकि संभवतः उसने इनका उपयोग सामान ढोने, सवारी ढोने के लिए किया और दुग्ध के रूप में किया। कालांतर में सवारी के लिए, माल ढोने के लिए घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट आदि का उपयोग उसने शुरू किया। पशुपालन से अनेक लाभ हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि पशुपालन से क्या क्या लाभ हुए होंगे। माल ढोना सरल हो गया, खुद का आवागमन सरल हो गया, सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर हो गया, शिकार बेहतर हो गया, और साथ ही साथ मांस आदि उसको मिलने लगा, खाने पीने की चीज़ें उससे मिलने लगी, आदि आदि। दूध और मांस तो बड़ी आसानी से अब उससे मिलने लगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, सामान ले जाना भी अब उसके लिए सरल हो गया। तो इस प्रकार इस काल का मानव थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान निकला। कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में इस काल ने क्रांतिकारी बदलाव देखे। वास्तव में ये पहली बार है जब कृषि और पशुपालन शब्द का उपयोग हम इस काल के लिए कर सकते हैं। चौथी विशेषता इस काल की है कि इस काल में हम पहली बार बस्तियों के विकास की कल्पना कर सकते हैं। जब मनुष्य कृषि करने लगा, एक जगह रहने लगा, थोड़े लंबे समय तक रहने लगा, और उसके लिए एक जगह रहना जब जरूरी हो गया, तो एक तरीके से वे स्थान जहाँ वे रहने लगा एक तरह से बस्ती का रूप ले लिया। एक व्यवस्थित जीवन आरंभ हुआ, एक व्यवस्था के साथ रहने लगा। अब कृषि और मनुष्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। कृषि के बिना मनुष्य अब रह नहीं सकता था। बीज बोना, फसल की रक्षा करना, फसल काटना, उससे अन्न निकालना, और आदि आदि जो भी बहुत से कार्य कृषि से जुड़े हैं ये आवश्यक थे। तो वो वहीं रहने लगा, जहाँ पे वो खेती करता था उसी के आसपास उसके रहने से बस्तियों का जन्म हुआ, जिसने बाद में गांव का रूप लिया। सबसे पुरानी बस्ती के अवशेष हमें फिलिस्तीन के जेरिको नामक जगह से मिले हैं। फिलिस्तीन में, जिसे पैलेस्टीन कहते हैं, देखिए नक्शे में इजराइल के बाजू में है, अरब में ऊपर है, अफ्रीका से ऊपर है। यहाँ पर हमें सबसे पहले बस्तियों का अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह बस्तियां नहीं रही होंगी, हो सकता है रही हों, लेकिन अवशेष, सबसे प्राचीन अवशेष हमें वहाँ मिले हैं। और भारत में भी कुछ पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में मिले हैं, यानी राजस्थान, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में। अब आते हैं भोजन की बात पर। जैसा कि स्पष्ट है, कृषि आरंभ होने से भोजन
में विविधता आ गई। पहले जहाँ वह मांस ज़्यादा खाने लगा था, अब उसे अन्न भी मिलने लगा, तो उसने भोजन पकाना भी शुरू कर दिया। स्त्रियों ने भोजन के काम को पकाने में विशेष कौशल हासिल किया। दूध आदि का भी प्रयोग शुरू हुआ, तभी तो वह बकरी, गाय आदि पालने लगा। जौ, बाजरा जैसा मैंने पूर्व में बताया, वह उसका उत्पादन करने लगा, वह उसका मुख्य भोजन बन गया। और अनाज भी पीसने लगा। अब वह कच्चा अनाज न खा करके अब पीसा हुआ अनाज खाने लगा। याद रखेंगे, मैं बात कर रहा हूं आज से 5000 वर्ष पूर्व की। अनाज पीसने की कला में पारंगत हो गया, और पीसने के लिए क्या ये कोई मशीन नहीं थी, कोई औजार नहीं था, इतनी वैज्ञानिक सोच नहीं थी, लेकिन दो पत्थरों के बीच में घिस घिस कर अनाज को वो पीस डालता था। वस्त्र कातने, बुनने की कला और आभूषण इस काल में स्पष्ट परिलक्षित होता है। कपास का उत्पादन, पौधों के रेशों और पशुओं के बालों से वस्त्र बनाना उसने शुरू किया। सोचिए, यानी ऊन से कपड़े बनाना इस काल में देखा गया। कुछ विद्वानों का तो कहना है कि इसी काल में कपास की खेती भी होने लगी थी। सूत काटने के लिए तकली, कपड़ा बुनने के लिए करघा, ऐसी चीजें अब इस काल में आ गईं। और इस प्रकार इनके आविष्कार के साथ उसने नए युग में पदार्पण किया। मानव श्रृंगार प्रेमी तो था ही, जो इस बात से स्पष्ट है कि बाल संवारने के लिए वो पत्थर का उपयोग करता था। कौड़ी, सीप, हड्डियां, इनसे आभूषण बनाता था। और महिलाएं जो थीं वो थोड़े मोटे वस्त्र पहनने लगी, आभूषण भी पहनने लगी। पश्चिमी एशिया की यदि हम बात करें, यानी फिलिस्तीन जहाँ पर है, उस क्षेत्र के आसपास सबसे प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, और सबसे प्राचीन गांव और कपड़ा उद्योग के अवशेष भी वहीं मिले हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्त्र बनाने और आभूषण की कला में भी इस काल ने काफ़ी परिवर्तन देखा।